नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में। आज हम लोगों का NCERT का देखिए दूसरा चैप्टर है। हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, वह वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दूसरा अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए अध्याय का यही नाम है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए एक यह लड़का है, देख लेते हैं हम लोग। लिखा कि तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी जो पहले के मानव थे, आरंभिक मानव थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो वे लोग भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें जो है खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। देखिए वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो देखिए आखेटक जो खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग रहते थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ऐसा कई कारण थे क्यों घूमते थे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला कारण दिया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है, जब एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर जितने भी खाने की सामग्रियाँ होगी खत्म हो जाएगी, तो वो खाएंगे। तो देखिए दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देखिए जो लोग दूसरों पर निर्भर रहेंगे, जहाँ पहला जाएगा वहीं पीछे पीछे सब लोग जाएंगे। तो यही कारण जब जानवर जाते थे तो ये लोग भी वो जाते थे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जो तीसरा कारण यहाँ पर दिया है, तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखिए सब कारण आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो देख सकते हैं कई कारण है उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने का। अगला है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है, यानी जो आरंभिक मानव उनके बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं। पुरातत्वविदों, देखिए हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पुरातात्विद किसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। वो सब अपने काम के लिए लकड़ी के औजार और पत्थर के औजार और हड्डी के बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखिए जो पत्थर के औजार वो लोग बनाए थे अपने काम के लिए, तो पत्थर के औजार आज ही बचे हैं। देखिए लकड़ी के औजार तो नहीं बचा होगा और हड्डी भी नहीं बचा होगा,
क्योंकि वो मिट्टी में सब मिल गया होगा, लेकिन देखिए जो पत्थर है वो उसका औजार आज भी बचा हुआ है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। याद रखिएगा, कुछ के साथ जो है हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर यह पेड़ के छाल काट रहे हैं इस प्रकार के औजार से, और देखिए इस प्रकार के औजार से लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिल रहे हैं, यानी लग रहा है चमड़े वमड़े को किसी चीज़ को यह सिल रहे हैं। देख सकते हैं इस यह औजार कैसा नुकीला था, और ये देखिए कैसा है। यहाँ पर हम बगल में देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग, यानी बाएं, यानी जो हम लोग यहाँ पर बाएं देख लीजिएगा, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बाएं साइड में जो है, यहाँ पर देखिए इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी देखिए यह जो है खाने के लिए जड़ को खोदने के लिए इस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता था। और देखिए जो दाएं यह औजार आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। देखिए जानवर का जो है खाल है, इसी को सब सिल रहे हैं इस प्रकार के औजार से। तो देख सकते हैं पत्थर के औजार से सब खाने के लिए भी चीज़ों का उपभोग कर ले रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आप लोग यह सिलने के लिए वस्त्र बनाने की चीज़ भी बना ले रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो लाल त्रिकोण वाले स्थान कौन कौन से हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो हम लोग मानचित्र 2 ध्यान से देखते हैं, आप लोग भी इसको देखिए। देखिए यह कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग संकेत करके। देखिए पहला लिखा है कि पूरा पाषाणी पुरास्थल, यानी देखिए जो त्रिभुज जैसा लाल त्रिभुज जैसा बना है यह पूरा पाषाणी पुरास्थल है। इसको आप लोग अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा कि पूरा पाषाणी पुरास्थल कौन कौन से हैं। देखिए कुरनूल की गुफा है, फिर यहाँ पर हुंसी है और भीमबेटका। तो देखिए लाल वाले कौन से हैं, तो ये जो है पूरा पाषाणी का स्थल है। पूछ लेगा एग्जाम में कि भीमबेटका किस प्रकार का स्थल है और हुंसी कैसा है और कुरनूल कैसा है। देखिए ये सब पूरा पाषाणी स्थल है। और देखिए अगला है कि 9 पाषाणी पुरास्थल। देखिए नीले कलर का आप देखिए, तो यहाँ पर नीले कलर का कौन कौन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक है आप लोग का यहाँ पर पयमपल्ली, यहाँ पर देखिए हल्लूर है, महागढ़ा है, कोल्डिहवा है, चिरांद है और दावजली होंडिंग। ये सब क्या है, ये सब 9 पाषाणी पुरास्थल है। और देखिए महापाषाणी पुरास्थल कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखिए आदि चनल्लूर है, फिर यहाँ पर देखिए ब्रह्मगिरी है। ये सब क्या है, यह महापाषाणी पुरास्थल है। और देखिए आरंभिक गाँव, अब आप यहाँ पर देखिए आरंभिक गाँव इस प्रकार का शेप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इनाम गांव, यह भी आरंभिक गांव है। और भी कहीं हम लोग देखते हैं तो देखिए आरंभिक गांव वही है, कौन है, इनाम गांव आरंभिक गांव। और देखिए आधुनिक नगर कौन सा है, तो देखिए आधुनिक नगर स्टार वाला, यहाँ पर मुंबई है आधुनिक नगर और कोलकाता है। तो एक बार आप लोग जो है इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, PDF हम लोग को दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए पत्थर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पत्थर के द्वारा वो सब जानवरों का शिकार करते थे तो वो सब खाते थे। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में, देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो देखिए वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास, याद रखिएगा, पूछ लेगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वो कहाँ पर है, नर्मदा घाटी के पास है। आगे यहाँ पर लिखा है क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह एक जानवर भाग रहा है, हिरण लग रहा है। देखिए यह कोई मानव है जो इसको दौड़ा रहा है या उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखिए यह इस प्रकार का चित्र मिला जिस गुफा में वो लोग रहते थे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। देखिए यह जो गुफा है उसमें बना यह एक चित्र है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह सब जो है पत्थर है, गुफा का चित्र है।
आगे देखते हैं। देखिए पुरा स्थल, हम लोग जान लेते हैं कि पुरा स्थल किसे कहा जाता है। देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। देखिए सीटेट जो है कथन निष्कर्ष वाले बहुत प्रश्न बनाता है, ऐसे ही प्रकार के प्रश्नों को वह देता है। देखिए लिखा है कि पुरा स्थल किसे कहा जाता है, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये जो औजार हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए ये अवशेष जो हैं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मानव की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वह देखिए आग की खोज ही थी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आग की खोज के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हम लोग अभी कुरनूल गुफा को देखे थे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि कहाँ से, यानी किस जगह से राख के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा इस लाइन को, कुरनूल गुफा से ही राख के अवशेष मिले। याद रखिएगा, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले। देखिए हम एक बातों को इसलिए 2 से 3 बार दोहराते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो कुरनूल गुफा कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से हमें क्या मिला है, तो राख के अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो आरंभिक मानव थे वे लोग क्या सीख गए थे, आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग नाम और तिथियाँ, इसके बारे में देखते हैं। देखिए आप लोग नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। याद रखिएगा, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। देखिए पूरा पाषाण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 यहाँ पर देख सकते हैं साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण। याद रखिएगा जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ, याद रखिएगा, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ, देखिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में देखिए आपको इसके बारे में सब जानना होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। याद रखिएगा इस काल में जो है मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। हम लोग देखिए आग की खोज को तो जान लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। याद रखिएगा कौन कौन से फसल, गेहूं, जौ, धान, गेहूं, जौ, धान। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा।
साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो देखिए यही कारण है कि वो लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखिए यहाँ पर लिखा कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। देखिए यहाँ से यही आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मानव ने पालतू बनाया था वह कुत्ते को बनाया था। और कुत्ता क्या था? तो वह कुत्ता जो था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वह जानवर, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, यही सब। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। आगे देखते हैं। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पालतू जानवर होते हैं देखिए उनके दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत और सींग बड़े होते हैं। देखिए ये पालतू का है, इसका दांत देखिए छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए जंगली जानवर का है, इसका जो दांत है वह बड़ा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो छोटा दांत वाला है वह जंगली, वो देखिए वो पालतू सूअर का है, और जो बड़ा दांत वाला है वह जंगली सूअर का है। यहाँ पर देखिए लिखा कि यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ, याद रखिएगा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल है वह गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले फसल गेहूं और जौ, सबसे पहला जो जानवर आता है कुत्ता, कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा कि अनाज के उपयोग। देखिए सबसे पहले देख लीजिए अनाज का जो उपयोग किया जाता है, पहले बीज के रूप में, फिर खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए। देखिए एग्जाम में यह भी पूछ लेगा। देखिए जितने भी इन्हें भी जाने टाइप के प्रश्न रहते हैं एनसीईआरटी की किताब में, इसे आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो अनाज का उपयोग कैसे किया? एक तो बीज के रूप में किया जाता है, खाद्य के रूप में किया जाता है, उपहार के रूप में, भंडार के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। और देखिए आगे लिखा है कि बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब आगे हम लोग देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो
उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका, याद रखिएगा, पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि एक गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सी टेट जो है जब कथन वाले प्रश्न बनाता है इन्हीं लाइनों में से कहीं से बना देता है, इसलिए सी टेट का बुक जो है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज-होम, याद रखिएगा, जो बुर्ज-होम है वह वर्तमान के कश्मीर में, याद रखिएगा, बुर्ज-होम जो है वह कश्मीर में स्थित है। तो बुर्ज-होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। याद रखिएगा, गर्तवास जानते किसे कहा जाता है? तो गड्ढे के नीचे जो घर बने होते हैं उसे ही गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियां से भी बनाए जाते थे। देखिए, कुछ औजार जो बनाए जाते थे वे हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, औजार दिया है, देख सकते हैं औजार के आकार जो हैं भिन्न भिन्न तरीके के हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, लिखा है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो लोग जो है मौसम के मुताबिक भी अपनी आजीविका बदल बदल कर चलाया करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में दिया है। देखिए, मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यह शहर, इसको देखिए आप लोग, जगह है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, यहाँ पर देखिए बोलन दर्रे लिखा है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। याद रखिए, जो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए, सी टेट में यह प्रश्न 100% बनने का, देखिए यहाँ पर इसका चांस है, इससे आप लोग याद रखिएगा। एक बार और आप हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है।
मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं गाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। पूछ लेगा कि सबसे पहले किस इलाके में जौ गेहूं गाना और भेड़ बकरी पालन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मेहरगढ़ में। आगे देखते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ से जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। आगे देखते हैं, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। देखिए, लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में, मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो एक मृतक के साथ कब्र में बकरी को भी दफनाया गया, यही साक्ष्य मिला है। देखिए, अब यह चैप्टर जो है खत्म हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ उपयोगी शब्द है, इसे भी आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आखेटा खाद्य संग्रह क्या होता है, पूरा स्थल क्या होता है, उद्योग स्थल क्या होता है, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। तो यहाँ पर देखिए कुछ उपयोगी शब्द दिया, इनके भी बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यह सब भरने वाला है, आप लोग भर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।